अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, खुशामदीद, भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वशा तके। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। नया दिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज भी कुछ खास। हमारे शो में सियासत के मैदान से लेकर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की होती है बात। आज भी हमारे शो का हिस्सा है कुछ ऐसे ही मौज़ूआत। तो जिक्र करेंगे मोबाइल फोन्स का जिनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और क्यों बढ़ रही हैं, इनकी वजूहात भी जानेंगे। बिल्कुल, और वैसे सिर्फ बातें महंगी रही हैं, खाना पीना भी महंगा हो रहा है। खाने का तेल और टमाटर क्यों हो रहे हैं महंगे, जानेंगे बस थोड़ी सी ही देर में। अच्छा, हमारे और आपके बचपन का ऐसा किरदार जो है नाकाबिले फरामोश, कहानियों में तो बहुत पड़ा, अब देखेंगे इसकी एनिमेटेड मूवी उम्र अय्यार। फिल्म की कास्ट से मिलवाएंगे आपको आज। और जनाब, कराची के बच्चों का शोर शराबा काम कर गया है। पीएसएल फैंस के लिए खुशी की खबर है, लाहौर में अब दूसरा लीक होने जा रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। और कल के कोयटा के लाठी चार्ज पर बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे सियासी मैदान की, जहां अपोजिशन हुकूमत ने भी जलसों का ऐलान कर दिया है और साथ ही हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम भी मुतहर्रिक है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची के मौसम की, जो नहायत ही हसीन हो गया। और कराची में सुबह सवेरे फैसल मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था और कुछ रिमझिम सी फुहार, हल्की सी फुहार भी जो है वो देखने में आ रही है। और ज़बरदस्त ये मौसम है, तो अगर मौसम ज़बरदस्त है तो इसकी अपडेट्स भी ले लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद। जी सलमान अहमद, बताइए क्या कहना है महकमा मौसमियात का। देखिए सफा, जो कराची का मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है और महकमा मौसमियात ने इस मकान का इजहार ही किया था कल ही कि कराची में जो है वो मौसम ज़्यादातर जो है वो अबर आलूद रहेगा। और आज सुबह से ही जो है वो तारिक और बाबराबाद के अतराफ यही देखा गया कि हल्की बारिश भी हुई है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। और जो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मुतला जो है वो कुछ घंटों के लिए जुज़वी अबर आलूद रहेगा और शहर में कहीं हल्की तो कहीं बूंदाबांदी जो है वो होती रहेगी। इसके अलावा तेज बारिश का फिलहाल महकमा मौसमियात ने इम्कान का इजहार नहीं किया, इम्कान नहीं है। इसके अलावा तो इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है सभा वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो इस वक्त शहर में जो है हवा चल रही है। और जो दिन में दर्जा हरारत होगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और दिन में हवा 30 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं, या तो आपकी शिफ्ट शुरू हुई है या हो गई आपकी छुट्टी, तो दोनों सूरत हाल में आप ऑफिस से बाहर निकल गए हैं, आप बताते खुद कहाँ ये बारिश की फुहार एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं शारा फैसल पर हूँ फैसल, और इस वक्त जो है वो मोटरसाइकिल पे मैं निकला हूँ, गाड़ी पे मैं नहीं गया, क्योंकि ये मौसम फैसल गाड़ी पे जाने का नहीं है, क्योंकि गाड़ी में आपको मालूम ही नहीं होगा कि मौसम किस तरह का है। क्योंकि मोटरसाइकिल पर इस कदर ठंडी ठंडी हवा और मजेदार हवा जो है वो मिल रही है, जिससे तो गाड़ी में जो चले सलमान, बिल्कुल ये मौसम वैसे एंजॉय करने का है, तो आप बाइक चला रहे हैं बहुत केयरफुली, एक तो बाइक चलाएं, दूसरा नसीब की बात होती है, किसी को अकेले मोटरसाइकिल में बारिश नसीब होती है, कोई गाड़ी में किसी के साथ जाता है, तो अपने अपने नसीब की बात है सलमान। तो बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की हम बात कर रहे थे और ऐसे में इस हवाले से अपडेट ये भी है कि मुल्क में 62 बरस बाद जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माह मामूल से 178% से ज़ायद बारिशें हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी और लाहौर समेत कई इलाकों के हवाले से नए रिकॉर्ड्स बन गए हैं, जबकि रावलपिंडी में 1954, लाहौर और शहीद बेनज़ीराबाद में 1981 की बारिश जो है उसके रिकॉर्ड टूटे हैं। जी हाँ, तो मौसम की तो हमने बात कर ली है, अब आए ज़रा अब सियासी मौसम की बात कर लेते हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के दावपेच जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के CEC इजलास में हुकूमत के खिलाफ ठोस फैसला कोई नहीं हो सका है। नवाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद लाने की मशरूत मंजूरी तो दे दी है, उस साथ में ये भी कह दिया कि भाई पहले तो होमवर्क करना पड़ेगा। ये उनका कहना है कि हम होमवर्क करेंगे। नून लीग के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है अब वो सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद उसी वक्त लाई जाएगी जब कामयाबी का 2% यकीन हो। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पार्टी कायद ने शहबाज शरीफ को दीगर सियासी जमातों के साथ राब्तों और मुशावरत का टास्क भी दे दिया। PDM के 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हिमायत और इसमें भरपूर शिरकत का फैसला भी किया गया है। अच्छा, और अब जब अपोजिशन ये सब कुछ कर रही है तो हुकूमत ने फैसला किया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, PTI ने भी सियासी पार्टियों का कर लिया है फैसला। मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अवाम के पास PTI के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है।
तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पीटीआई से फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब आप लोगों ने भी ऐलान कर दिया है कि अच्छा जी, अगर आप कर रहे हैं एहतजाज तो अब हम भी आएंगे सड़कों पे। अपोजिशन इकट्ठा हो रही है, नवाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद लाने की मशरूत मंजूरी भी दे दी है, लेकिन इन्हें करना है होमवर्क। हुकूमत भी करेगी पार शो, तो क्या हुकूमत दबाव महसूस कर रही है? ना 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 ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में आया और सुबह सुबह अच्छा लाइव है। और सुबह आप लोग भी जल्दी उठते हैं और जी सर, बिल्कुल। सुबह जल्दी उठना चाहिए। जी जी। अच्छा, और तो बाकी हाँ। ऑपोजिशन जो है उसने तो हैट्रिक की हुई है पहले, ये उनकी चौथी अटेम्प्ट है। और ऑपोजिशन ने पहले दिन से जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट से पहला खिताब कर रहे थे, उसी वक्त इन्होंने शोर शराबा किया और कहा कि गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी, ये नाअहल गवर्नमेंट है। पहले 5 मिनट में उन्होंने नाअहल गवर्नमेंट कह दिया हमें, और उसके बाद से लेके आज तक बार बार कोशिश कर चुकी है मुख्तलिफ तरीकों से। जलसे भी किए इन्होंने, फ्लॉप हुए सारे के सारे जलसे, कोई इनके साथ निकला नहीं है। 10-11 पार्टियों ने मिल के जलसे किए। फिर लाहौर में मीनार पाकिस्तान में भी जलसे करने की कोशिश की, नाकाम हुए। इस्तीफ़ों की धमकियां देते रहे, वो मटीरियलाइज नहीं हुआ, वहाँ नाकाम हुए। तहरीके अदम एतमाद लेकर के आए, वहाँ पे नाकाम हुए। अब दोबारा ये डेजा वू है, ये दोबारा से पूरा रिपीट ब्रॉडकास्ट है। ये हर बार चलाते हैं ये चीज़, हर सीजन में इनका ये थ्रिलर जो है ये चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं देखता। लोग अर्तुगरुल देख रहे हैं और दूसरा PSL देख रहे हैं। चले सर, जिस तरह आप कह रहे हैं लोग अर्तुगरुल देख रहे हैं, PSL देख रहे हैं, डेफिनेटली देख तो रहे हैं, लेकिन सर एक जनरल परसेप्शन है कि महंगाई बढ़ रही है। हत्ता कि जो आपके अपने एलाइज हैं वो भी जो है यही कह रहे हैं कि अवामी दबाव के नतीजे में जो है वो हम निकले हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये इनका मनोरंजन जो है बिकने का नहीं है। पहले भी इन्होंने कई चीज़ों के ऊपर बैन करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। लोगों को ये समझ है कि महंगाई का, और हुकूमत भी ये पहली हुकूमत है जो कहती है वाकई में महंगाई जो है वो है। इससे पहले जो हुकूमतें थी वो तो कहती थी कौन सी महंगाई, कहाँ है महंगाई, ऐसी बातें हो रही हैं। हम तो पहली गवर्नमेंट है जो कहते हैं, रियलाइज करते हैं कि महंगाई है और उस पर काबू भी पाया जा रहा है। अगले 2-3 महीने में महंगाई नीचे जाना शुरू होगी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें, पूरी दुनिया में, यूके में कोई 30 साल बाद, अमेरिका में 40 साल बाद, जर्मनी में 20 साल बाद महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कोविड की वजह से सप्लाई चेन का मसला आया हुआ था, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर गई थी। आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं महंगाई में। और दुनिया की तारीख में ऐसी जो कोरोना टाइप जो पैंडेमिक है, ये 100 साल में एक दफ़ा आती है। और अगर ये नवाज शरीफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में कोविड आया होता तो आज डॉलर जो है वो 350 रुपये का होता, 350 रुपये का होता। क्यों? पाकिस्तान की जो हालात हैं उसकी तो तारीफ ये इकोनॉमिस्ट कर रहा है, उसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक कर रहा है, उसकी तारीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, उसकी तारीफ ब्लूमबर्ग कर रहा है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है टॉप के जिसने कोरोना के बावजूद अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतरीन सेमत में रखा हुआ है और वो ऊपर जा रही है। हमारी ग्रोथ रेट 5.37। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं ना अमीर तरीन मुल्कों से भी, वहां पे भी उनकी जो ग्रोथ है वो श्रिंक कर गई है, नेगेटिव में गई है। और अगर हम साथ वाले मुल्कों से भी कंपैरिजन करें तो हिंदुस्तान में उनकी श्रिंक कर गई है। बांग्लादेश में और हिंदुस्तान दोनों को हमने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में बरामदात में पीछे छोड़ दिया। खैर, बहुत सा मेरे पास डिटेल है, लेकिन असल जो मसला है ना, असल मसला है मकसूद चपड़ासी का। असल मसला इसका है। ये एक प्रॉब्लम है मकसूद चपड़ासी का, ये हल करना है। शहबाज शरीफ बताए ना
कि उनके ये मुलाजिम जो है मलक मकसूद चपड़ासी, इसके अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कहाँ से जाता है? 3 अरब 75 करोड़ रुपया एक ऐसे आदमी के अकाउंट में जाता है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपये है। इसी तरह इनके 14 मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट्स में 1600 करोड़ रुपया जाता है, 16 अरब रुपया। किसी की तनख्वाह 10,600 है, किसी की 13,000 है, किसी की 25,000 है। ये गुलाम शबीर स्टोर कीपर, मकसूद चपड़ासी, इकरार हुसैन, ये पूरी डिटेल है। ये केस शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का जवाब देना है। इस मुल्क के साथ इसी किस्म की वारदातें होती आई है, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन। आज इनकी ये दावा करे क्या इनकी बैरून मुल्क जदादे नहीं है इन दोनों पार्टीज की लीडर्स की, और फिर इनका टब्बर बाहर, इनका इलाज बाहर, इनके असासे बाहर, इनका सब कुछ बाहर। तो ये मुल्क की क्या बात करते हैं? इन्होंने तो अपने आप को सिक्योर रखा हुआ है कि अगर हम यहाँ से नहीं तो हमारा तो बाहर को सब कुछ है। आम पाकिस्तानी का क्या होगा? ये सिर्फ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान जो है उसको पीछे लेकर गया। यकीनन फैसल भाई, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसने तो मुल्क को समझे खोखला कर दिया। प्रॉब्लम सर ये है कि शहबाज शरीफ की जितनी बार जायदादें हैं जिनका वो जवाब नहीं दे रहे, तो वो तो शायद जवाब ना भी दें, जवाब लेना है हुकूमत ने। हुकूमत के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो जिसको कहते हैं बुर्ज थे शहजाद अकबर, वो ये जवाब लेते लेते चले गए, अब वो रिप्लेस हो गए हैं। तो सर जवाबदेही तो आपकी पार्ट पे है ना, कहाँ पे वहाँ गलती हो गई? बिकॉज जितना हमने पे कर दिया रिकवर कराने के लिए वो पेमेंट ज़्यादा है, रिकवरी कम है, रिकवरी हुई नहीं। हमें बताया ही जाता रहा कि जी हमने इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। तो आवाम को ये बताएं कि क्या हम अगले 2 साल में ये देख सकेंगे कि कोई आएगा और ये मुल्क जिन्होंने दौलत लूटी है वादे के मुताबिक वो वापस लाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये सवाल किया है। यानी कि अगर आप इसको आगे पीछे करते जी। तो इसकी जो टाइमिंग है वो ठीक ना होती। मैं बस आप मुझे 1 सेकंड दें, मेरे पास ये पूरे पेपर्स पड़े होते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ रिकवरीज के ऊपर। नैब बनता है 1999 में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एहतसाब का इदारा। 18 साल हमारी हुकूमत में आने से पहले नैब की जो किधर गया जी, नैब की जो कारकर्दगी है उस पर ज़रा रोशनी डालते हैं, और हमारी हुकूमत आने के बाद हम ज़रा नैब की कारकर्दगी पे रोशनी डालते हैं तो आपको रिकवरीज का एहसास होगा। और ये इस वजह से कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, अपनी मर्ज़ी का कोई नैब चेयरमैन नहीं लगाया जाता। जो माजी में होता था अपनी मर्ज़ी का नैब चेयरमैन लेके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा के, और ख़ुद क्योंकि मुलव्वस होते थे तो आलम कुछ और था। लेकिन आज जो फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूँ ये आलम है कुछ और इसकी वजह से ये अभी आ जाता है। आप लोग बस चाय शाय भी पी रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आ जाते हैं, आगे भी बात कर लेते हैं। मैं फिगर्स ढूंढ रहा हूँ क्योंकि आप ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी sure. थोड़ा सा अच्छा फैसल भाई, फिर इस पे हम हाँ नो इस पे असल मुझे हम ज़रा दोबारा से आते हैं ये जो अपोजिशन वाले मामला चल रहे हैं। अच्छा वैसे हुकूमत में बैठ के आप कैसे गेज करते हैं? देखिए सर फैसल भाई, एक तो आप लोगों का बयानिया होता है ना जो कि आपको बताना होता है कि यार आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि नहीं यार इनकी कोई वो ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे इन रियलिटी पूछना चाहूँगा, जब आपकी मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं बड़े लेवल पे, फिर आप ये देखते हैं कि जी आज फलां ने कह दिया कि मैं पीडीएम के साथ आ रहा हूँ, फलां ने कह दिया नहीं जी मैं पीडीएम से अलग हो रहा हूँ, फलां ने कह दिया कि नहीं अब वो जो अलग हुए हैं हम एक बार फिर हैं, तो जो वो हमारे साथ है वो अलग हो गए हैं। तो ये जो इस वक्त चेस बोर्ड का गेम चल रहा है कि कोई पॉन आगे हो जाता है, कोई पॉन पीछे चला जाता है, आपको लगता है कि ऑपोजिशन में पीडीएम में इतना दम खम है क्योंकि बड़े दिन में बड़ी डेट देकर और बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान करके पीछे आपके आपस में इत्तेहाद नहीं है, तो ऐसे आप कैसे हुकूमत की चूल्हे हिलाएंगे? आपको परेशानी किस चीज़ की है? वो आप अपोजिशन से पूछें उनको किसकी है, मुझे तो नहीं है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ इस तमाम तर मामले से, इस तमाम तर मामले से। हाँ मजे की बात बताऊं? जी जी, मजे की बात ये है कि जब ये इकट्ठे होते हैं ना, मतलब ये
खापा प्रोग्राम करते हैं, आपस में मिलते हैं, मुश्तरका हिकमत अमली बनाते हैं इमरान खान के खिलाफ, जी। तब हमें बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनके मिलने की जितनी खुशी हमें होती है, यकीन करें किसी को नहीं होती होगी। इनको खुद भी नहीं होती इतनी खुशी जितनी हमें होती है जब जब ये आपस में मिलते हैं। और ये मिलना चाहिए, इनको आपस में इकट्ठा रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये एक जैसे हैं, इनका तरीका वारदात एक जैसा, तर्ज हुकूमत एक जैसा, मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी, करप्शन एक जैसी, बैरून मुल्क असासे एक जैसे। तो जब एक जैसे हैं तो इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। हमें इसका कोई फिक्र नहीं है। अब आ जाए बाकी जो मीटिंग्स आप कह रहे हैं, जो इत्तेहादी हमारे जो हैं, जी। वो पीटीआई के लोग नहीं हैं, वो अपनी अपनी पार्टीज का एक लायामल रखते हैं और वो मिल सकते हैं। हम भी सेनेट में अब कमेटीज के अंदर हम भी मिलते हैं। हम बहुत से पार्लियामेंटेरियंस हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, जिनके साथ हम काम भी करते हैं, ज़ाहिर है लेजिस्लेटिव बिजनेस बाकी चीज़ें। जी। तो पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे ये जो मुलाकातें हैं इन पार्टीज़ की, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इन्होंने मिल लिया तो क्या हो गया। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और वो गवर्नमेंट के साथ हैं और उसका सबूत उन्होंने बार बार दिया है। उन्होंने सबूत बार बार दिया। और अभी लेटेस्ट, अभी कुछ दिन पहले सेनेट के अंदर जो बिल्स के ऊपर दावा कर रही थी अपोजिशन कि हम मंजूर नहीं होने देंगे, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े थे। उससे पहले जॉइंट सेशन हुआ, वहां पर जो बिल्स पास हुए, लातादाद बिल्स पास हुए, उसमें हर बिल के ऊपर तमाम इत्तेहादी हमारे साथ खड़े थे। और बस घबराना नहीं है, ये ऐसे ही एक टैंपटास किस्म का एक वो क्या कहते हैं अपोजिशन की तरफ से हल्की फुल्की वो मौसीकी है ये। ठीक है। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर ने अब जलसों की कॉल दी है, दीगर राब्ता मुहिम के हवाले से भी इजलास में बात की गई। तो सर पहला जो जलसा है वो कहाँ शेड्यूल हुआ है, कहाँ करने जा रहे हैं, क्या आपको गाइडलाइंस दी गई? जलसे देखिए, जलसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो जलसे है ना, ये है हमारी पब्लिक के साथ अवामी राब्ता मुहिम है, जिसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। और पहले भी हमने ये किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े जलसे किए हैं। और अब दोबारा, क्योंकि पहले मौसम ऐसा था कि पब्लिक के लिए ठीक नहीं था, अब अवाम भी चाहते हैं कि वो अपने लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और पब्लिक रैली में आए। तो हम वो अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पब्लिक में एक तो अवेयरनेस कैंपेन है और दूसरा बहुत सी ऐसी चीज़ें हम शुरू करने लगे हैं जो कि प्लानिंग में थी और अब एग्जीक्यूशन में जाएंगी, इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगी। तो वो हमने पब्लिक तक अब पहुंचानी है ताकि उनको जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं, उनका उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सके। तो उस नाते प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख्वाहिश की है कि वो खुद जा कर के पब्लिक से मुलाकात करना चाहते हैं और ख़ुद जाके पब्लिक को एड्रेस करना चाहते हैं। और बाकी इससे अपोजिशन का या इससे इनकी मूवमेंट का कोई वो सरोकार नहीं है। फैसल भाई, आपकी इस बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पीटीआई इमरान खान बहुत जल्द एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। वो कब करने जा रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ बता दें, वरना मुझे नहीं पता कि अभी कैलेंडर जो है वो तरतीब वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही प्राइम मिनिस्टर का स्केड्यूल आएगा। मुझे यकीन करें नहीं पता जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले मैं फैसल और सबा आपको बताऊंगा, ये मेरा वादा है। और लेकिन 1-2 दिन में वो पूरा कैलेंडर आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने किस दिन किस जगह जाना है और कहाँ अपने अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू करनी है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद थे और उन्होंने ये तो कह गए वो कि ये अभी तारीख नहीं पता है कि कब जलसा होगा। हाँ। लेकिन हाँ, 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि ये जो पीटीआई की अवामी मुहिम है, जिसको वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों से मिलना चाह रहे हैं, वो यकीनन जलसे की सूरत में मिलेंगे। तो 1-2 दिन में तो पता चल जाएगा कि ये जलसा कब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नून लीग के तो मना लिया, लेकिन मुफाहमत के बादशाह को हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी बरादरान के घर से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी शुजात ने टका सा जवाब दे दिया। कहा फिलहाल मिट्टी पाओ। परवेज इलाही बोले कि क्या गारंटी है शरीफ बरादरान धोखा नहीं देंगे। इस हवाले से रिपोर्ट करें मोहसिन बिलाल। जोड़ तोड़ के बादशाह कहलाने वाले आसिफ जरदारी काफ लीग को राम न कर सके।
चौधरी ब्रादरान ने घर बुलाया, हाथ मिलाया, रोटी शोटी खिलाई, मगर तहरीके अदम एतमाद पर लिफ्ट न कराई। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। चौधरी शुजात ने साफ कह दिया, जरदारी साहब फिलहाल अदम एतमाद पर मिट्टी पाओ, 5 साल के लिए तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी हैं। चौधरी ब्रादरान का कहना था कि शरीफ ब्रादरान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। परवेज इलाही ने सवाल किया कि क्या गारंटी है शरीफ ब्रादरान धोखा नहीं देंगे। चौधरी शुजात बोले, अदम एतमाद में पहले एतमाद फिर मुफाद आता है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमत को मुलाकात से कोई परेशानी नहीं। वो मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन साहब की ईमानदारी, उनका हाल अहवाल पूछने से हुई है। तो ऐसे ही सियासत को हवा ना दें, जहाँ सियासत नहीं वहाँ सियासी बात करने की। इन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन कुछ भी कर ले, हुकूमत मजीद मजबूत होगी। तो जनाब, एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मिलेगा। आमिर खान कहते हैं कि अचानक सियासी माहौल गर्म हो गया है, इसलिए सबसे मुलाकातें हो रही हैं। कारकर्दगी से अवाम मुतमईन ना हो तो हम कैसे भला मुतमईन हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई ने तो अवाम की कमर ही तोड़ के रख दी है। अब हमारी मुलाकात कल मुतवक्के है कि हम चौधरी शुजात साहब के पास जाएं, उनकी अयादत भी करनी है, उनका भी शुक्रिया अदा करना है, और फिर शायद हम शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें। एकदम से एक सियासी माहौल गर्म हो गया है, तो सबसे मिल रहे हैं, गुफ्त शनीद हो रही है। कारकर्दगी से अवाम अगर मुत्तफ़िक़ ना हो तो फिर हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं। हमारा शिकवा है, और जिसका हम बारहा इजहार कर चुके हैं, कि जो महंगाई का बोझ आया है, इसने एक गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इस सियासत की दुनिया से तो हमने आपको बाखबर कर दिया, लेकिन अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको ले चलेंगे एक ऐसी तिलिस्माती, होशरुबा और जिन्नों, परियों और फोल्कलोर्स की वादी में, जो हम बचपन से किताबों में तो सुनते आए थे, लेकिन अब कुछ लोगों ने उस कहानी को किताब से निकाल के बड़े पर्दे पे लिया। बिल्कुल। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। उम्र अयार के किरदार से आज की नस्ल शायद इस ख्याली किरदार से ज़्यादा वाकिफ़ ना हो। अक्सर लोगों ने नाना नानी, दादा दादी और वालदैन से इस किरदार की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन जनाब उम्र अयार की कहानियाँ अब बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। जी, तो आपने पढ़ी है ये? मैं इसी हवाले से पूछ रही थी कि भाई ये जो करैक्टर है, इसके बारे में सुनकर आपके जहन में पहले क्या ख्यालात आते? तो बड़े मुख्तलिफ जवाबात हमें मिले। तो बजाय इसके कि हम अपना ख्याल बताएं, हाँ। पहले ज़रा देख लेते हैं कि होने क्या जा रहा है, फिर इस पर बात करते हैं। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत करिश्मेटिक है भाई। एब्सोल्युटली। और आप, हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ के अब शौकीन होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारे मुल्क में ये चीज़ें बन रही हैं तो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसी मूवी से रिलेटेड जो CEO इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है हारिस बिशारत साहब, और इसके अलावा जो क्रिएटिव हेड हैं शुएब अहमद, हमने आज दोनों मेहमानों को दावत दी है। बहुत शुक्रिया हारिस भाई। शुएब भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले शुएब भाई आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल ही यही है, ये ख्याल कैसे आया? देखिए, हमें एक तो पाकिस्तान में वैसे ही जनरली बच्चों का कंटेंट बहुत कम तैयार किया जाता है, तो अब वो हर चीज़ ये सोच के कि कंज्यूमर है, मार्केट बड़ी है, तो कुछ बच्चों को फ्रंट पर रख के हमने जो कहानियाँ देखी हमारे बचपन में जो हमें फैसिनेट करती थी, तो उम्र यार वाज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स, जिसमें उसकी तमाम शरारतें, उसका मजाक, उसकी मस्ती और उसका एक बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है। उसकी मुख्तलिफ दिलचस्प कहानियाँ हम छोटी छोटी सी पढ़ते थे, और हर कैरेक्टर, हर कहानी के अंदर उसकी एक वो जो अब मुझे याद आ रहा है, एपिसोड टू एपिसोड जो उसकी एक नई नई दुनिया में, कभी वो जिन्नों की दुनिया में जा रहा है और कभी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त वो होता था। और चूँकि ये अब हम कॉस्ट्यूम में अगर शूट करने के लिए जाएँ तो फिर वही बड़ी मैसिव प्रोडक्शन है, तो हमने सोचा कि इसको हम 3D में तैयार करते हैं, लेकिन फिर हमें पता गया कि 3D जो है मैं यही सवाल अगर मैं हारिस भाई से करूं कि लोग शायद ये समझते हैं कि जी कॉस्ट्यूम प्रोडक्शन या मूवी जो प्रोड्यूस होती है सेट्स वाली, वो मुश्किल होगी, और एनिमेटेड तो आई एम सॉरी आपकी मेहनत मुझे पता है कितनी है। मैं सिर्फ एक लेमैन का आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो एनिमेटेड होगी वो तो बस कंप्यूटर पर कैरेक्टर डाले टक टक बन गया, मुझे ज़रा बताएं इस पर कितनी मेहनत लगती है? इट टेक्स ऑलमोस्ट अ मंथ एक कैरेक्टर को बनाने के लिए। तो कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, उसका ग्रे स्केल स्टोरी बोर्ड बनता है, ग्रे स्केल बनता है, लेयरिंग होती है, रिगिंग होती है, तो एक बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। सेटिंग्स के लिए कभी कभी इट टेक्स 3 मंथ्स जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट्यूम शूट, लाइव एक्शन, ये एक
बहरहाल एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। बिल्कुल एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। अच्छा, टेक्निकलिटीज़ के बारे में तो डेफिनेटली हम आगे बात ही करेंगे, लेकिन सर ये बताएं कि मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फैसिनेट कर रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि इससे पहले ये ख्याल किसी को क्यों नहीं आया। ऑब्वियसली आना चाहिए था, मगर जिस तरह से अब आप ये मूवी बना रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब लोगों को पता चला कि भाई इस तरह की मूवी बनने जा रही है, क्या रिएक्शंस थे लोगों के? मैं कहूँगा हम अभी भी उसी फेज़ में हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो अपने टीज़र्स बाहर निकले हैं, तो जो लोगों का सबसे पहला रिएक्शन है, हमें शायद ये था कि हम उम्र यार एक ऐसी ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं जिसने शायद ऐनक वाले जिनके बाद ना देखी हो, लेकिन यकीन जाने कि इस वक्त इवन 20 ईयर ओल्ड 15 ईयर ओल्ड आई डोंट नो कहाँ से इस जनरेशन को भी ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर का, उनकी हिस्ट्री का, उनसे रिलेटेड कोई शख्स वापस आ रहा है। सही। तो उम्र यार एक 20-25 साल का आप कह लें कि खला था, एंड ही इज़ रिटर्निंग होम नाउ। सही। तो क्या फिर एक्सपेक्टेशंस हैं कि फिर क्या होने वाला है? आई थिंक बच्चों को जब वो बड़े होंगे तो उनको हमारी तरह कि अब बचपन में बोसीदा किताबों में कहीं पढ़ा था, इससे हटकर उनको स्क्रीन मिलेगी, और आजकल चूँकि ऑनलाइन मीडियम है तो वो हज़ारों साल जिंदा रहने। इस चीज़ से मैं बड़ा तंग हूँ, ये जो मोबाइल जो है ना हमारे, उन्होंने बच्चों को ऐसा कैद कर लिया है। अब तो आप उनसे मोबाइल छीने तो फिर आपको अगले 2 घंटे उनको चुप कराने में लग जाते हैं। एक ऐसे एरा में जहां वो, मुझे नहीं पता, अगर आप पेरेंटल गाइड लगा भी दें उसके बावजूद भी दे आर इनटू सो मैनी स्टफ कि आप अपनी बिजी रूटीन से उन बच्चों तक आने में इतना टाइम लग जाता है। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता कि उनका जो कॉग्निटिव माइंड है वो पता नहीं किस चीज़ से डेवलप हो गया है। इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पूरे मूवी प्लॉट में कैरेक्टर्स कितने हैं, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, और आप बताना चाहें तो बता दें कि इसमें आवाज़ें किस किस की हैं, नहीं बताना चाहें तो दैट इंशाल्लाह वी विल रिवील लेटर। मगर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो अराउंड 8 to 10 जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद साइड कैरेक्टर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 साइड कैरेक्टर्स हमने इसमें, मगर जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं वो अराउंड 8 to 10 हैं। अच्छा, वो लीड कैरेक्टर्स, एक तो उम्र यार खुद हो गए, और कौन कौन है? नेमेसिस है, अफरासियाब है। अफरासियाब, यस, क्यों आप कैसे भूल सकते हैं? तो उसके साथ साथ फिर हमने चूँकि कनेक्टिंग बैकलॉग स्टोरी भी दी है, तो वो ऑल द वे सामरी जादूगर तक जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दास्तान गोई में जो कि लोगों को पता था, और उन्हीं रिच कैरेक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, चूँकि आपने कहा वो बच्चों से मोबाइल लेने के बाद जो 2 घंटे का चुप कराना है ना, बड़ा मुश्किल है। मैंने तो ये जंग छोड़ दी है। अच्छा, हम बच्चों से चूँकि फ़ोन नहीं ले सकते फैसल, तो हमें अब बच्चों को कंटेंट अच्छा देना है कि हमने उनकी एक ज़बान, ख्याल, कॉग्निटिव, जैसे आपने कहा कि ये सारी उनकी तरबियत हो रही है, तो उसी को सामने रखते हुए हर साहब का ख़ुद भी एक एक्सपीरियंस है बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, तो हमने फिर उसी जहन से, अच्छा, जो बच्चों को चीज़ें फैसिनेट करती हैं वो फिर हमें भी करती हैं। हमारे भी बिल्कुल वही सेंसेस हैं, परेशान होना, खुश होना, एक्साइट होना, मिस्ट्री, इन तमाम फ्लेवर्स को कंबाइन करके एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द, चूँकि हमारे स्टार्स जो हैं इसके अंदर जो आवाज़ें हैं वो बाकायदा इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों की हैं, एक्टर्स की हैं, तो हम चाहेंगे कि उसको एक थोड़ा सा लेटर स्टेज के ऊपर रिवील करें। सही। अच्छा सर, बिल्कुल एक इनोवेटिव आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, इतना फैसिनेटिंग काम कर रहे हैं कि देख के मतलब दिल कर रहा है कि जल्दी से ये मूवी आ जाए और हम बस देखने जाएं। लेकिन सर, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हम देखते हैं कि हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अब आप ये मूवी बनाने जा रहे हैं तो ओवरऑल आपने क्या सोचा है कि बॉक्स ऑफिस पर कितना आप रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाएंगे? क्योंकि जो रिसेंटली पाकिस्तान मूवीज़ की जो सिचुएशन है तो वो इतना अच्छा रेवेन्यू या इतनी अच्छा जो है वो बूस्टअप नहीं चल रहा है। अच्छा, ये तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा इसमें कि जब हमने ये तमाम सिस्टम्स बनाना शुरू किए जिस पे कि ये काम होता है, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी और डाटा माइनिंग वाले लोग हैं ना, इन्होंने कार्ड्स बहुत महंगे कर दिए हैं, तो हमारे बजट स्टार्ट से ही आउट ऑफ रेंज थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं चाहूँगा कि हारिस भाई इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि शायद ज़िंदगी में हर चीज़ रेवेन्यू जो है वो नहीं होती। देखिए, 3D इंडस्ट्री जो है ना, इसका जो इस वक्त 19.3 US बिलियन डॉलर्स की कंट्रीब्यूशन है जो इसका मार्केट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि अदर देन मूवी NFTs हैं, मेटा है, ठीक है, और उसके बाद अब यू डोंट नीड दैट मच बिग सेट्स इन फ्यूचर। 3D बहुत कुछ कर देगा, तो 3D एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर बिजनेस में भी देखा जाए तो। आई बिलोंग टू अ बिजनेसमैन फैमिली, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसको देखे, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे और लोगों को इस तरफ आना चाहिए। सो मूवी इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट,
मगर इसके अलावा इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एकेडमिया के अंदर ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अब अगला सवाल ये है कि जब आप कोई एक नॉर्मल मूवी बनाने जा रहे होते हैं तो आप परसीव करते हैं कि मेरा ये कैरेक्टर है तो मैं इस फला बंदे को कास्ट करूँगा। एक एनिमेटेड मूवी में आप लोगों की क्या सोच होती है कि जब मैं ये किरदार कर रहा हूँ, जैसे बाहर की तो अब बड़े बड़े जितने भी विल स्मिथ हो गए उन्होंने भी अपनी आवाज़ दी है और जितनी बड़ी बड़ी एक्टर्स हो गई उन्होंने भी अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है या क्या सोचते हैं एक एनिमेटेड कैरेक्टर पे आवाज़ किस तरह बिठानी होती है? अच्छा, एक तो कुछ कैरेक्टर्स स्टैटिक होते हैं, जैसे फिल्म में स्टार्ट में होंगे वो एंड में वैसे ही होंगे। मेरा नहीं ख्याल ये चैलेंज हमारे अलावा कभी किसी के सामने आया होगा कि उम्र यार बच्चा भी बन जाता है, बूढ़ा भी बन जाता है, वो रूप बदल के खातून भी बन जाता है, कहीं वो बोना होगा। तो हमारे कैरेक्टर के लिए मैनी शेड्स ऑफ उम्र यार। तो हमने फिर ये किया कि जब वो फ़नी है तो वो इस एक्टर से मिलता है, जब वो सीरियस है तो वो इससे। तो हमने इसके ऊपर कैरेक्टर की शीट्स देखें आप हमारे स्टूडियोज़ आए, हमको दिखाते हैं कि हमने बहुत सफ़े कागज़ काले किए हैं। और अच्छा, अब जैसे आप इंडस्ट्री का बता ही रहे थे, ये एक बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री ऐसे हो सकती है कि इसमें हो सकता है कि आप वेल नोन एक्टर्स की भी आवाज़ लें, लेकिन बहुत सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पे बात करें। अभी तक हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स ने जो फॉरेन ड्रामाज आए हैं उनमें अपनी आवाज़ दी है एंड दे आर डूइंग ग्रेट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है और अब उसमें आवाज़ दे रहे हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स के लिए ये इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बूमिंग है, होने जा रही है? देखिए, हमने आज तक जो वॉइस ओवर किए ना उसमें हुआ ये कि सामने विजुअल्स थे, घोड़ा था, उस पर तलवार थी और मैं फतह करने निकला हूँ कुछ। अच्छा, आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट माई सेल्फ। तो ये फील्ड ऐसी है कि आपने कैरेक्टर के अंदर आना है, आपने बिल्कुल मैं एनिमेशन के डायनामिक्स अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज़ होती है जिसको विजुलाइज करते हुए हमारे एनिमेटर्स ने काम किया है। तो वो पहले एक रेडियो प्ले बनता है, रेडियो ड्रामा बनता है, क्योंकि आप जब उसी कैरेक्टर से कहेंगे कि आप अपनी दादी से रिक्वेस्ट करें मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दें, तो उसका कैरेक्टर की वही कैरेक्टर है। हाँ, मतलब उसकी वो फील आनी चाहिए एटलीस्ट कि वो दादी को तो एटलीस्ट ये कह रहा है ना कि भाई मुझे जाना है। अब वो आप कह रहे हैं कि जिस तरह बिल्कुल एक हस्की वॉइस के अंदर कह रहा है कि मुझे बाहर जाने दें, तो वो डिक्शन इज आल्सो वेरी कंपलसरी। जो इमला है ना, इससे होगा क्या कि उर्दू जो है वो आप उस बड़े क्राइसिस में थी, तो हमने बहुत ख्याल किया है डिक्शन को। आप जब एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, किस तरह इक़्तिबास पढ़ते हैं, उसकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसी है, तो ये चीज़ें होती थी। तो इस पे भी बहुत काम होगा कि उर्दू का रिवाइवल है, उसको पढ़ना और उसको दोबारा ज़िंदा करना। तो इस मीडियम से इसके ऊपर भी हम बहुत काम कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि इकबाल को शायद आतिफ़ ने ज़िंदा कर दिया जो पढ़ा, तो शायद ये जो मीडियम है ना, ये दोबारा उर्दू के रिवाइवल का एक सबब बने, उर्दू का रिवाइवल हो जाए प्लीज़। अच्छा, जब कोई काम शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके टीम मेंबर्स होते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये बताइए कि जो आपकी टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है, कितने मेंबर्स हैं और कब तक ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो कंपाइल हो जाएगा? 2023 में इंशाल्लाह हम इसको लॉन्च करेंगे और हमारे पास एक बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम है। कोई बॉस एम्प्लॉय वाला हमारा कोई उसमें माहौल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह काम होता नहीं है। तो बहुत कमिटेड है। इवन मैं आपको बताऊं कि बहुत छोटे लोगोज़ जो होते हैं या बहुत छोटी छोटी जो इवन कि हमें कंपनी में अगर कोई रैक भी लगाना हो अपने ऑफिस में, तो हम तमाम टीम से मुशावरत करते हैं वेयर टू प्लेस इट। तो इस तरह की कमिटमेंट उसी वक्त आती है कि जब हर बंदा इस प्रोजेक्ट को ओन करे। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसी टीम मिली है कि जो। अच्छा, शुएब भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हमने देखा पिछले दिनों में, जैसा यू आर योरसेल्फ एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, किस तरह का टैलेंट है। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त शायद उनको ये चीज़ बुरी लगे, लेकिन कहीं कहीं उन अरेबिक या उन टर्क कैरेक्टर्स को पकड़ने के चक्कर में शायद हमारी जो अपनी एक वॉइस टेक्सचर है, जो कि एक सबकॉन्टिनेंटल टेक्सचर है, हम उसको ओवरडू करने की कोशिश कर जाते हैं। तो
क्या आपको नहीं लगता कि अगर जिस तरह ये हमारा सब कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर है, चाहे ये हो जाए, चाहे सिंदबाद हो जाए, या फिर और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अगर हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन पे मूवीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करें, तो हम ज़्यादा सिंक नज़र आएंगे? ये मेरा अपना ख्याल है। आप नहीं, मैंने आपकी बात से ही रिलेटेड ये बात कही थी कि हमारे बहुत सारा ये जो टैलेंट है वो इन ड्रामों के नतीजे में जो कि हमने बाहर के किए हैं, वो एक पर्सोने में कुछ कैद भी हो गए हैं, मुक़य्यद हैं वो उन कैरेक्टर्स के, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। लेकिन हमारे पास भी एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है। मैं अगर ज़्यादा के नाम ना लूँ तो हमने एक कैरेक्टर करवाया, उसकी आवाज़ थी बोने की, इसलिए कि आवाज़ तो उसने कर दी, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं खावर हाशमी, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि अब इसका गाना भी है, तो हम, मेरा नहीं ख्याल था वो कर पाएंगे, और यकीन जाने उन्होंने हमें फ्लैट कर दिया कि आपने एक तीसरी आवाज़ बनाई है और उसमें आप सुर में भी हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो एक लॉट है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। देखें आजकल मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कैमरा है, मेरे पास ऑडियो इक्विपमेंट है, तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया हूँ, लेकिन जब आप इमरजेंसी और खुशी, ये दो अलग अलग इमोशंस हैं, तो वहाँ पर आपको क्रिएटिवली काम करना हो, मैं उनको ज़्यादा दोष भी नहीं देता। देखिए हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत अजीज़ हैं हमें, उनको जब ये कहा जाए ना कि 1.5 सेकंड के अंदर आपने जुमला बिठाना है और उसके फेस एक्सप्रेशन भी कॉपी करने हैं, तो ओरिजिनलिटी कैसे क्रिएट करेंगे? वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका जुमला भी, जो तर्जुमा भी है, वो भी बड़ा हुआ है, लेकिन बेचारा वो फाइनली कैद होता है कि जी वहाँ पर 1.5 सेकंड का शॉट था, तो मुझे उतनी जल्दी में करना है, तो मैं उससे क्या क्रिएटिव एक सीन को आपको वॉइस ओवर करने में कितना टाइम लगता है? एक, हमें अगर 1 मिनट का सीक्वेंस है और हम एनिमेशन से पहले कर रहे हैं, तो हमें विजुअलाइजेशन के लिए हमारी 8-8, 10-10 घंटे की शिफ्ट भी लगी है कि सिर्फ एक मिनट हम प्रोड्यूस कर सकें। एक मिनट। अच्छा, हमारे पास विजुअल्स पहले होते तो शायद ये काम आसान होता। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं, उसकी जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर्स के बारे में जो स्टोरी होती है, तो वो हर बंदा डिफरेंट तरीके से इमेजिन करता है। किसी के जहन में वो कैरेक्टर जो उम्र यार है वो किसी तरीके से प्रेजेंट होगा, कोई उसको किसी तरह से सोचता होगा, तो इतना मुश्किल टास्क उसको इस तरह से एडजस्ट करना कि वो हर किसी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली समझ आ जाए, ये कितना मुश्किल? ये देखें, यही तो फनकारी है, यही फनकारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ बड़े फ़नकार हैं, क्योंकि हारिस इसको खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो कभी कभार कुछ हमारे जहन में होता है, कुछ आर्टिस्ट के जहन में होता है, और फिर जब वो जुड़ते हैं तो फिर वो कभी कभार इम्प्रोवाइजेशन आर्टिस्ट कर देता है कि इसको ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, मैं थोड़ा घबराहट, हम कहते हैं कि हमारे प्लॉट में नहीं था, लुक्स गुड, तो इसको शामिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोनों तशरीफ़ लाए। और पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री दिन ब दिन फ्लरिश करती जा रही है, और एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन उन्हीं रुकावटों को हटा के ही हमारी ये मूवी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। और ऐसे में उम्र यार के जिसका काम शुरू हो चुका है, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्द तमाम की तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं वो ज़रूर तोड़ेगी। आगे चलते हैं जी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, उनका कहना है कि आज काबीना का इजलास मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। आज का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। ट्वीट में लिखा है कि हमारे जवान हमारा फ़ख्र भी हैं और हमारा मान भी हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आज काबीना का इजलास मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। आज का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। ट्वीट में लिखा है कि हमारे जवान हमारा फ़ख्र भी हैं और हमारा मान भी हैं। तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ये कहना है कि आज काबीना का जो इजलास था वो मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ आज का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारेंगे। जवानों का आज़म पहाड़ों से बुलंद, जज्बे समंदरों से वसी हैं। हमारे जवान हमारा फ़ख्र भी हैं, हमारा मान भी हैं। पाकिस्तान के ये बेटे मादरे वतन के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मुकम्मल दस्तावेजात के साथ तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की है। तहम दौरान समाअत जब दरख्वास्त गुजार ने मुख्तलिफ केसेस का हवाला देना शुरू किया, तो फाजिल जज की जानब से ये इस्तफसार किया गया कि आया के तमाम तर दस्तावेजात जो है वो इस दरख्वास्त का हिस्सा है, जिस पर जो है वो दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इस दरख्वास्त में वो तमाम तर दस्तावेजात जो है वो साथ लिफ्ट नहीं की गई, जिस पर जो है वो अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को यह हिदायत करते
करते हुए कहा है कि ये तमाम तर जरूरी दस्तावेजात जो हैं वो इस दरख्वास्त के साथ अटैच की जाए और उसके बाद जो है वो दरख्वास्त बाकायदा कार्रवाई करेगी। ताहम राना सनाउल्लाह के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा की जानब से ये दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में जजेस को धमकी दी है और जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। अदालत राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के अहकामात सादर फरमाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरशद। तो गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम मामलात होंगे आपके साथ। रहिए हमारे साथ। चलिए जी, तो हुआ कुछ यूं कि पेसल शुरू हुआ और जब पेसल शुरू हुआ तो कोरोना अपनी राइज पे था। ऐसे में कहा गया कि जी ये लोग नहीं आ सकते, ये लोग नहीं आ सकते और बच्चे नहीं आ सकते। फिर ऐसा हुआ कि मेहनत की कराची वालों ने, अब फल जो है वो मिला लाहौर वालों को। वो कैसे? वो ऐसे कि NCOC ने नन्हे शायकीन की सुन ली है। लाहौर में शेड्यूल PSL मैचेस में 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम जाने की इजाज़त मिल। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैचेस देखने की इजाज़त मिलने पर बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके तासुरात क्या हैं, हम आपको दिखाते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने इतने साल के बच्चों को भी आगे कह दिया कि आ जाएं, तो हम ज़रूर जाएंगे उधर और बहुत शोर मचाएंगे और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करेंगे लाहौर कलंदर्स। बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने 12 साल से कम बच्चों को, कम उम्र वाले बच्चों को अलाउ कर दिया है। बहुत एक्साइटेड है, बाबा को कह दिया कि टिकट्स ले आए। लाहौर में मैचेस हो रहे हैं और जो है हम जाएंगे और बहुत हल्ला गुल्ला मचाएंगे। हमें मैच की इजाज़त मिल गई, हम बाबा को कहेंगे टिकट लेकर आओ, हम बहुत खुश हैं। मुझे PSL का मैच ग्राउंड में देखने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं PCB का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम PSL का मैच देखने आए हैं। थैंक यू। हम PSL देखने जाएंगे और खूब शोर मचाएंगे। तो ये बच्चे जो हैं अब ये मैच देखने जाएंगे और इन सबको पता है किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? उस एक बच्चे का करना चाहिए जिसने एक बड़ा ही खूबसूरत सा पैगाम दिया और वो इतना असरदार पैगाम था कि उस पर रमीज़ राजा भी कमेंट के बगैर ना रह सके थे। तो उस खूबसूरत से कमेंट वाले खूबसूरत से बच्चे से हम आपकी मुलाकात कराते। मोहम्मद हमज़ा फराज हमारे साथ मौजूद हैं। हमज़ा अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा इधर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग हमज़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ, ज़बरदस्त। क्या हुआ, नींद आ रही है हमज़ा को? नहीं आ रही यार? तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? सर्दी छोटी मोटी लग रही है, इतनी सर्दी नहीं लग रही। छोटी मोटी सर्दी, थोड़ा सा रफ मौसम है। मुझे यार ये बताओ कि चलो पहले तो उस वीडियो की बात करते हैं जो तुमने बनाई थी ना। मुझे ये बताओ उस वक्त वो कौन सा मैच देखने गए थे और जब तुम वहाँ पहुँचे और तुम्हें कहा कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, तो फिर तुम क्या फील कर रहे थे? पहले उस वक्त मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। फिर मैं अपने बाबा के साथ रिक्शा में बैठा, तो मैंने कहा कि मैच में तो नहीं जाने दिया, लेकिन मेरा इंटरव्यू तो हुआ ना कम से कम। मगर मैच में तो अगर मैं नहीं गया तो मैं कम से कम एक वीडियो तो जरूर। तो तुमने वीडियो बना दी। तो फिर मेरी वीडियो वायरल हो गई अचानक से, 1 मिनट भी नहीं लगा। फिर उसके बाद वायरल होती गई। फिर उसके बाद मेरे कमेंट्स ज़्यादा बढ़ते गए। फिर उसके बाद रमीज़ राजा साहब ने मुझे मैसेज किया, फिर उनकी मैंने एग्री कर ली। फिर हुकूमत ने मुझे जाने दिया। थैंक्स टू हुकूमत। अच्छा हमज़ा ये बताएं, आपने गुस्से में एक वीडियो बनाई, वीडियो आपकी वायरल हो गई, आपको पता चला जी हमज़ा को तो दुनिया जान गई है, हमज़ा को तो रिप्लाई करे रमीज़ राजा। तो इस पर जो सबसे ज़्यादा रिएक्शंस थे आपके दोस्तों के वो क्या थे कि हमज़ा तुम्हें तो रिप्लाई आ रहे? मैं तो वैसे स्कूल जाता हूँ, फिर मेरे स्कूल वाले कहते हैं कि हमज़ा तुम में से बहुत अच्छे हो और वीडियो कैसी आ गई है। मैं तो कहता हूँ मैं तो वैसे ही वायरल हूँ। बताएं क्या बात है, मैं तो यार वैसे ही वायरल हूँ, क्या बात है। अच्छा मुझे हमज़ा आप ये बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तुम क्लास 3 में पढ़ता हूँ। और आजकल के बच्चे मुझे बहुत दुआ दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके लिए अच्छा किया है। और मैं भी उन्हें कहता हूँ कि मैच में है ना अच्छी चीज़ें करें, कोई चीज़ ब्रेक ना करें, वरना नहीं तो आउट हो जाएंगे। और एक और बात ये है कि बस मैच देखें और एंजॉय करें। अच्छा क्रिकेट आपका पैशन है? यू सपोर्ट PSL, यू लव PSL, क्रिकेट पैशन है? आगे फ्यूचर में क्रिकेटर बनना चाहते हैं? हाँ जाहिर बात है, मैं खेलता भी हूँ। जाहिर बात है यार, खेलते भी हैं। अच्छा तो फेवरेट कौन है? फेवरेट टीम तो वैसे मेरी बाबर आजम है। और आज तो वैसे कोयटा वर्सेस लाहौर कलंदर थे और लाहौर कलंदर को तो वैसे ही मैं सपोर्ट करूँगा। हाँ अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि कोयटा हारने वाला है। अच्छा वो तो कल कोयटा ने तो कल हरा दिया वैसे, लेकिन मुझे ये बताओ कि
फेवरेट बैट्समैन तुम्हारा बाबर आजम है, फेवरेट बॉलर कौन है? बॉलर हाँ शाहिन शाह, ये तो तुम बॉलर हो गए, बैट्समैन ऑल अराउंड, ऑलराउंडर, मतलब मैं तुम शायद अफरीदी हो। हाँ अच्छा हमजा, मुझे ये बताओ, स्कूल में क्रिकेट खेलते हो दोस्तों के साथ? बस कभी कभार खेलता हूँ। एक मरतबा मैंने खेला था, मैंने वैसे एक स्कूल में छक्का भी मारा था, मार दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मैं एक बात बताता हूँ, इससे ना ये मुझे मेरा बचपन इसलिए याद आ गया क्योंकि जो हमजा के जो पेरेंट्स हैं वो कैमरे के पीछे ही बैठे हुए हैं। तो हमजा, जब आप खेलते हैं क्रिकेट तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं कि कहते हैं कि चलो बल्ला रखो इधर, मगरिब हो गई है, पढ़ने बैठो? सच्ची बताओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सपोर्ट करते हैं, फिर वैसे ही वो कहते हैं ना, जब भी वैसे मगरिब होती है मुझे उन्हें कोई कहने की ज़रूरत नहीं होती, मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। इसीलिए तो आप वायरल हैं बॉस, इसीलिए। अच्छा तो हमजा, अम्मी अब्बू कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े होकर डॉक्टर बनो कि क्रिकेटर बनो, या जो तुम्हारी मर्जी है वो करो? मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। क्रिकेटर ही बनोगे? अच्छा हमजा, ये बताओ, जब आप मैच देखने गए थे और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, फिर आपने वीडियो भी बना दिया, आप वायरल भी हो गए, उसके बाद अभी कैसा लगता है? अभी वैसे एक बात बताऊँ, अभी तो मुझे ये लग रहा है कि रमीज़ राजा साहब ने मुझे सही रिस्पॉन्ड किया था, वो सही कह रहे थे वैसे कोविड-19 के बारे में। सही कह रहे थे। अच्छा, और ये कितना अच्छा मैसेज हमजा दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड करोगे? हाँ, आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे? मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करूँगा, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्ड, और मैं वो तमाम बच्चे हैं ग्राउंड में आकर पीएसएल का मैच देखें, पीएसएल लेवल है। और तुम उसके बाद गए थे ग्राउंड में देखने मैच वैसे देखने नहीं गया था, अब तो मैं इंशाल्लाह वैसे लाहौर जाऊंगा देखने। क्या बात है, हुकूमत ने भी मुझे इजाज़त दे दी। अच्छा हमजा, ये बताओ, इससे पहले तुम स्टेडियम के अंदर जाके मैच देखा है कोई? मैं बिफोर कभी भी नहीं गया हूँ। ओए होए, ये तुम्हारा पहली बार होगा? हाँ। अच्छा, तो टीवी पे जब आप देखते हैं, जब स्टेडियम में जाके देखते हैं, तो उससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है। वो भले से सामने कुछ नज़र आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन जब लोग शोर मचाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं चाहूँगा, जिस तरह से तुमने अभी मैसेज दिया है, ये इतना छोटा सा बच्चा है, ये जितने लोग जा रहे हैं ना मैच देखने, उन्हें यार हमजा वो वाला मैसेज दोबारा दो कि आपने कचरा नहीं करना और तोड़ फोड़ नहीं करनी, वो दोबारा उनको मैसेज। हाँ, वैसे सच्ची बात ये है कि अगर कचरा वचरा करेंगे तो क्या फ़ायदा, क्या वैसे पीएसएल देखने का, फिर वो आउट हो जाएंगे, फिर इतना अच्छा नहीं होगा, फिर कंप्लेन होगी। तो इससे अच्छा है कि आप आराम से बैठें, मैच देखें और पीएसएल एंजॉय करें। अच्छा, जो सारे बच्चे इस वक्त हैं ना बैठे में, वो हमजा की वजह से जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे मैच देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है थैंकफुल है हमजा के। ये बताएं हमजा, आपकी टीचर्स ने आपको क्या कहा जब आपकी वीडियो वायरल हुई? एक मेरी मैडम है, वो जो मैं प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, वो मैडम मेरे ऊपर भी बहुत कंग्रेचुलेट कर रही थी मेरे ऊपर। तो अच्छा, फिर मैंने कहा खुश हो रही थी वो कि भाई, खुश हो रही थी। फिर मैंने कहा कि थैंक यू, ऑनवर्ड्स टू मीट यू। और मामा बाबा का आपके क्या रिएक्शन था? वो भी मुझे यही कह रहे थे, वो भी मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। वो भी कंग्रेचुलेट कर रहे थे। सही। अच्छा, तो ये बताएं, फ्यूचर में अब आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आगे क्या प्लान्स हैं पढ़ाई के साथ, फिर क्रिकेट को कैसे लेके चलेंगे? क्योंकि मगरिब के बाद और पहले तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आप खेल तो सकते नहीं, तो कैसे टाइम निकालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? बस वैसे ही करूँगा जैसे कि क्रिकेटर खेलते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि आप ना सिर्फ ये कि जाएं स्टेडियम में मैच, बल्कि खेलने भी जाए भाई। सारी दुआ और सारी विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो मच। तो जी, हमजा हमारे साथ मौजूद थे, और छोटा सा बच्चा जो है वो दे गया है बहुत बड़ा मैसेज आप सबको, देखने वालों को। और ख़ास तौर पर हमारे स्टेडियम्स का बड़ा मसला होता है कि जब स्पेक्टेटर्स होते हैं तो वो इतना कचरा फैला देते हैं। खैर, ज़बरदस्त मैचेस तो जारी हैं ही, और क्रिकेट की दुनिया से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन उस सबसे पहले कल का जो मैच हुआ है ना पीएसएल का, क्वेटा वर्सेस लाहौर, कमाल ही हुआ है। तो इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग भाई मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि कल आपने ये जो इनिंग्स थी ये बहुत इन्जॉय की होगी, क्योंकि लगा ही नहीं कि 200 का टारगेट है, और लगा ही नहीं कि सामने इतने तेज़ गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ना शाहिन शाह अफरीदी को खातिर में लाए, ना जो उससे पहले जमान खान थे, उससे पहले मैच के हीरो थे, ना उन्हें खातिर में लाए, ना हारिस रऊफ की किसी गेंद को वो छोड़ रहे थे। नाम था इनका जैसन रॉय, और इनके आगे लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स खूब रोए।
सुबह खैर फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको और सबा को भी सुबह खैर। मसला ये है कि कल जो जेसन रॉय ने फैसल इनिंग्स खेली, आउट क्लास कर दिया। साउथ अफ्रीका में ये पैदा हुए, इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में इन्होंने क्रिकेट खेली, और कल जिस तरीके से उन्होंने HBL PSL की तारीख की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी बनाई, वो कमाल की बैटिंग उन्होंने की। किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया कि आप अंदाजा लगाएं कि उनके 116 रन में से उन्होंने 92 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, 11 चौके और 8 छक्के, बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास करके रख दिया, जिसे कहते हैं मेस्मराइज करके रख दिया था कल जेसन रॉय ने लाहौर कलंदर्स के बॉलिंग अटैक को। हालांकि 200 रन जब बनाए लाहौर कलंदर्स ने और आखिरी 5 ओवर में 75 रन बनाए, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कामयाबी हासिल करना। लेकिन जेसन रॉय जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल रहे थे वेस्ट इंडीज में, वो वहां से आए, उन्होंने क्वारंटीन किया और कल वो आए और छा गए। बिल्कुल आए और छा गए, और जिस तरह वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि बस पता नहीं क्या हो गया है, आज शायद ये जो है वो जाने के लिए आए नहीं है, आज को ये कारनामा करेंगे, और डेफिनेटली उन्होंने कारनामा भी किया। तो कितना मोराल हाई हो गया उनकी टीम का? देखिए, कोयटा की ये दूसरी फतह थी और डेफिनेटली कोयटा की टीम जो थी वो जिद्दोजहद तो कर रही थी, लेकिन मैं समझता हूं कि कोयटा की बैटिंग को मोटिवेट करने में दुनिया क्रिकेट के शोरे आफाक बैट्समैन सर विवियन रिचर्ड्स का भी बड़ा हाथ है, जो मेंटोर की हैसियत से मौजूद थे। और आप देख रहे होंगे फैसल के किस तरह से वो इन्वॉल्व थे कि बाउंड्री लाइन के बाहर, डग आउट में, और कैसे मोटिवेट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उनकी मौजूदगी से भी खासा फर्क पड़ा है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब ये 2 पॉइंट्स बड़े कीमती पॉइंट्स थे, क्योंकि पहला मरहला कराची का मुकम्मल हो गया। कोयटा के 4 पॉइंट्स हो गए, लाहौर कलंदर के भी 6 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 6 हैं, और मुल्तान सुल्तान तो सुल्तानों की तरह है, वो नाकाबिले शिकस्त है, 5 मैचों में उसके 10 पॉइंट्स हैं। तो ऐसा क्या कर रही है मुल्तान सुल्तान? कौन सी ट्रिक्स है उनके पास, कौन सी टैक्टिक्स हैं? अनबीटेबल। देखिए, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। उनको बैटिंग, बॉलिंग, हर शोबे में, विकेट कीपिंग, फील्डिंग, हर शोबे में उनका एक बैलेंस्ड आउटफिट है। उसके बरक्स कंट्रास्ट के तौर पर कराची किंग्स का आउटफिट जो है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से कराची किंग्स को 5 मैचों में शिकस्त हुई। अब देखते हैं कि लाहौर खुशबख्ती की अलामत साबित होता है कराची किंग्स के लिए या नहीं, लेकिन बड़े मसाइल हैं। मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान्स की टीम मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में एक जेल कर गई है। जिस तरह से शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं, फैसल उन्होंने तो अपना केस प्लीड कर दिया है कि सिलेक्शन कमेटी के सामने कि शान मसूद तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि एक खिलाड़ी की अगर जरा सी भी सीरीज खराब हो जाए तो फिर क्या होता है कि उसको जो है वो बाहर कर देते हैं, और शान मसूद के साथ यही हुआ है। अच्छा, सिर्फ शान मसूद ने अपना केस प्लीड नहीं किया है। देखिए मिर्ज़ा भाई, हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में वर्ल्ड कप में हमें नज़र में आई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसमें बाबर और रिजवान ओपन कर रहे थे, फ़खर 1 डाउन आ रहे थे। लेकिन फ़खर के उस 1 डाउन आने में वर्ल्ड कप में उनकी एक ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स ही हमें याद है, जो कि बड़ी तगड़ी थी। इसके अलावा उससे पीछे वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जितना अच्छा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमारा बाबर और रिजवान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम ये PSL ख़त्म हो जाएगा, जब हम सीरीज़ में जाएंगे, क्या हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? 1 डाउन पे एक बहुत ही प्लेसिड, बहुत ही सॉलिड बैट्समैन की ज़रूरत होती है। क्या बाबर 1 डाउन पे आके और फ़खर जो कि ऊपर आके अच्छा खेल रहे हैं, पूरा उन्होंने PSL बेहतरीन किया है, क्या फ़खर को ओपनर दोबारा लाके बाबर को 1 डाउन लाना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? आपने बड़ा वैलिड और टेक्निकल पॉइंट रेज किया है फैसल। ये क्रिकेट के हलकों में ये बात हो रही है क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट स्लो है और फ़खर जमान एक ऐसे बैट्समैन है जो पावर प्ले में ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, और जिस तरह से वो उसका एडवांटेज लेते हैं, मेरे ख्याल में उनको जो नेचुरल ओपनर है उनको आप 1 डाउन पे ले आए। अब इस दफ़ा आप देखें फैसल के HBL PSL में जो टॉप के बैट्समैन हैं ज़्यादातर ओपनर्स हैं कि जिन्होंने रन्स किए हैं, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो आपके फ़खर जमान हो, अब जेसन रॉय भी ओपनर है, उन्होंने भी रन्स कर दिए, मोहम्मद रिजवान भी ओपन आ रहे हैं, उन्होंने भी रन्स स्कोर किए। तो दबाव है बाबर आजम पर, और एक हल्के की ये भी राय है कि अगर वो 1 डाउन आए तो टीम की बैटिंग को वो थोड़ा इस्तेहकाम दे सकेंगे। तो अब देखें क्या होता है, ये तो डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट पे, सिलेक्टर्स पर, कि क्या बाबर आजम भी एग्री करते हैं, क्योंकि अगर पूरे वो 20 ओवर्स खेलते हैं तो बाकियों की बारी नहीं आती, उनका स्ट्राइक रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है।
हैं बड़े जबरदस्त बैट्समैन, वनडे के, T20 टेक्निकली बड़े जबरदस्त है। तो देखें टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। ठीक है, लेट्स सी कि जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या डिसाइड करती है। अच्छा मिर्जा साहब, कराची किंग्स में क्या हुआ? मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी बात आप कराची किंग्स के हवाले से भी करें। मतलब व्हाट हैपेंड टू देम? उनके पास इतने बड़े थिंक टैंक्स मौजूद हैं, उनके पास उनके मुताबिक कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हुआ क्या सर? वो जो किंग्स थे ना, जो बादशाह थे, वो लगता है कि अब गुलाम बन गए। मुझे तो यही लग रहा है जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि अचानक ही उनको पता नहीं क्या हो गया। हालांकि 2020 का वो HBL PSL जीतने में कामयाब हुए थे, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है, लेकिन अब पता नहीं उनकी टीम को, मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह सबा यही है कि उनकी बैटिंग में वो सिर्फ रिलाय कर रहे हैं बाबर आजम और शर्जील खान पर। उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में डेप्थ नहीं है, उनकी बॉलिंग भी इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो रही। इमाद वसीम एक तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, उन्होंने कप्तान तब्दील करने का तजुर्बा किया है। बहुत सारे अवामिल जो है वो कराची किंग्स के खिलाफ जा रहे हैं। अब आपने सही क्वेश्चन रेज किया कि वसीम अकरम जैसा दिमाग उनके साथ मौजूद है एज प्रेसिडेंट, फिर वो पीटर मूर्स को जो कि इंग्लैंड के वहाँ काउंटी क्रिकेट में कोचिंग करते हैं, उनको हेड कोच लाए, लेकिन इसके बावजूद नतीजा जो है वो 0 आया है अब तक 5 मैचों में। अच्छा मिर्जा भाई, हमने इस पे PSL पे बात कर ली। बिफोर गोइंग टू दैट ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, मैं एक बार फिर चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया, और वो रॉय जब कल खेल रहे थे, ख़ास तौर पे तीसरे ओवर में जब उन्होंने जो शॉट्स लगाए ना, और एक तो वो बॉल जो पैड पे था और उन्होंने सिर्फ वैक किया उसको, उसने ना सिर्फ हमें विविन रिचर्ड्स की याद दिलाई, बल्कि डगआउट में बैठे हुए विविन रिचर्ड्स को भी विविन रिचर्ड्स की याद दिला दी होगी। इसीलिए विविन रिचर्ड्स का ये वाला था ना, या ममान, जिस तरह कलिप्सो में कहते ना, या ममान, तो इसी तरह अंदर से कह रहे होंगे कि भाई तू बिल्कुल आज जो है ना वो कलिप्सो क्रिकेट खेल रहा है। फ्यू वर्ड्स अबाउट जेसन रॉय, उनकी कल ब्रेव हिटिंग, और इसी को देख के मैंने आपसे बाबर वाला सवाल किया है, तो जेसन रॉय के हवाले से कुछ ज़रूर हमें कहिएगा। कमाल की बैटिंग की है फैसल, आपने बड़ा सही तज्जिया किया, और मैंने पहले भी मेंशन किया कि विविन रिचर्ड्स की मौजूदगी जो है वो बड़ी असरअंदाज हुई है। इससे पहले विल स्मिथ से वो इनिंग्स ओपन करा रहे थे एहसान अली के साथ, और आप देखें जब जेसन रॉय खेल रहे थे तो एहसान अली का स्कोर 1 था और जेसन रॉय 50 की तरफ गामजन थे, यानी कि उन्होंने शुरू से ही अटैक किया, और क्या क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। लग रहा था कि कोई T20 का कोई बादशाह बैटिंग कर रहा है, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। ऐसा लग रहा था कि सबको अपने शहर में मुब्तला कर दिया उन्होंने बैटिंग के, और हर आदमी, मैं तो वहाँ मीडिया प्ले किया है वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में पाकिस्तान के सफ़ीर जो थे ना, उस्मान ख्वाजा, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले किया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो भी हमें बताते जाएं, और जाते जाते ये भी बताते जाएं कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त दौरा होने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। उस्मान ख्वाजा फैसल जो है वो, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बाद में लिया, वो कमर्शियल पायलट है, जहाज का लाइसेंस उन्होंने पहले ले लिया, और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद में पैदा हुए, कराची 2 साल कराची में रहे, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक कराची से, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, और जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में पहले मुसलमान क्रिकेटर की हैसियत से शामिल हुए, हैट्स ऑफ टू हिम के उनका ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान है, लेकिन उन्होंने वाकई में, क्योंकि लास्ट ईयर वो जून में अबू धाबी में जब वो खेल रहे थे HBL PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो उस वक्त भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और फिर जाकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी है। तो उस्मान ख्वाजा ने, फैसल आपने बिल्कुल सही कहा, सफीर का रोल प्ले किया। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया का पूरा स्क्वाड है, रेलू कट्टे नहीं है इस ऑस्ट्रेलियावी टीम में, स्टीव स्मिथ है, डेविड वार्नर है, कप्तान पैट कमिंस है, जॉश हेजलवुड है, और वो अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर एस्टन अगर को जो 2017 में आखिरी टेस्ट खेले थे उनको वापस लेकर आए। 3 स्पिनर लेकर आ रहे हैं। नेथन लॉयन तो इस वक्त टॉप के दुनिया के ऑफ स्पिनर है, उनके अलावा लेग स्पिनर स्वैप्सन को लेकर आ रहे हैं। टीम उनकी बड़ी मुतवाजिन, बैलेंस्ड है, और मजा आएगा सीरीज का। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मजा सीरीज होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमारे शो में रहते और इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। और PSL के हवाले से अब क्योंकि लाहौर जा रहे हैं मैचेस, तो देखना यह है कि अब मजीद कितने एक्साइटेड हो जाएंगे ये मैचेस। तो अब जिस तरह से हम बात करें मैचेस के हवाले से, वहीं पर फैसल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मोबाइल फोन ले लिया आपने नया? नहीं, मैं कहाँ ले पाऊंगा। बिल्कुल, और अब तो आप बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्यों? मैं बिल्कुल क्यों नहीं ले पाऊंगा? ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी, तो हमारे साथ वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि अब हम, यानी मैं नया मोबाइल क्यों नहीं ले पाऊंगा।
वो इसलिए क्योंकि हुकूमत की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स पर 17% टैक्स आयद कर दिया गया है और उसके बाद कीमतें हो जाएं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स की फ़रोख्त में कमी से दुकानदार और सारिफीन परेशान हैं। कराची से ज़रा जमजम सईद की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी जिंदगी के अहम हिस्से यानी इस मोबाइल की। इस वक्त स्मार्टफोन कोई अय्याशी नहीं बल्कि कारोबारी हजरात हो या मुलाजमत पेशा, सबकी जिंदगी के लिए लाजमी जरूरत बन चुका है। मगर इस पर इजाफी टैक्स लग गया है, यानी खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। कल मेरा मोबाइल स्नैच हुआ है, खरीदने आया था मैं, तो जितने का सोच कर आया था उससे महंगा मिला है मुझे, तो पर ज़रूरत है, इस्तेमाल करना है तो इसलिए ख़रीदा है, मजबूरी है। मोबाइल ख़रीदने आए थे तो अब इतना टैक्स बढ़ गया है। मोबाइल ख़रीदने के लिए आए वो, लेकिन यह भी 20,000 का बिल्कुल मोबाइल नहीं मिलता है। ये थे खरीदार महंगे मोबाइल से परेशान। अब चलकर पूछते हैं दुकानदारों से उनका अहवाल। पहले ड्यूटी पीटीए की थी 39,000, अब इन्होंने कर दी है 80,000। अगर 17% भी आप बढ़ाते हैं तो 46,000 होते हैं। काम जो हमारा जो है ना तकरीबन 25% रह गया, 75% नीचे है। और वो भी ग्राहक बड़े फ़ोन तो ले नहीं रहा, अब छोटे फ़ोन पे ही काम चल रहा है। पहले ये मोबाइल था 20,000 रुपये का, अब यही मोबाइल 25,000 का मिल रहा है, तो कस्टमर कैसे अफोर्ड करेगा? हम लोग खुद परेशान हुए हैं। तो ज़्यादातर कस्टमर ऐसे आते हैं कि प्राइस पूछते हैं और वो फिर चले जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई भी है, प्लस मोबाइल के इतने रेट बहुत ज़्यादा कंज्यूमर की जो है ना मतलब समझो कि जेब में अफोर्डेबल नहीं। इतनी महंगाई और इतने महंगे मोबाइल, अच्छे स्मार्ट खरीदार जेबें टटोल रहे हैं, क्योंकि जैसे भी हो मोबाइल के बगैर तो गुजारा नहीं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर, मोबाइल फ़ोन के बगैर गुजारा तो मुमकिन नहीं है, मगर अब इसकी खरीदारी भी आसान नहीं है, तो आवाम जाए तो जाए कहाँ सर? देखें, आपके रिपोर्टर ने खुद बताया ये एक अय्याशी की चीज़ नहीं, ये ज़रूरत की चीज़ है। इससे लोग कारोबार करते हैं, इससे लोग पढ़ते हैं, इससे अपना रोज़गार कमाते हैं। हमने सरकार को 12 रिक्वेस्ट की कि इस पर टैक्स ना लगाया जाए, इस पर सेस तक नहीं लिया, क्योंकि आपने यहाँ असम्बलिंग शुरू कर दी थी मोबाइल फ़ोन की, तो आपको तो मोबाइल फ़ोन और सस्ते करने चाहिए थे, ना कि उस पर टैक्स लगाते। आप समझ सकते हैं कि जो एक मोबाइल अगर एक 50,000 का मोबाइल था वो 58,500 का हो जाएगा, और 1 लाख का जो मोबाइल है 1,17,000 हो जाएगा, और छोटे मोबाइल भी जो हैं वो तकरीबन उसके प्राइस 5-6 हज़ार रुपये बढ़ गए। ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस पे जो है ड्यूटी नहीं लगाती। आपने प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि डिजिटल पाकिस्तान करेंगे, ये डिजिटल पाकिस्तान हो रहा है कि आप लोग अपने आवाम को, अपने लोग जो हैं उनको रोज़गार छीन रहे हैं, उनको जाहिल कर रहे हैं। दुनिया में निज़ाम जो है, दुनिया में 5G चल रहा है और हमारा अभी तक जो है हम 3G के पीछे लगे हुए हैं, 3G भी कंप्लीट नहीं है। 40% लोग जो है वो 3G इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया में जो है 5G की तरफ पहुँच गई है। तो ये क्या है सिलसिला, हमारी समझ से बालतर है। कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ना स्टेक होल्डर को लेती है समाज में, बस सिर्फ वो जो रेवेन्यू दे रहा है, जो जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट को, उसी को दबाती है। और ये तो आपकी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। आपका नेट बैंकिंग होती है, आपकी जो है रोज़गार होता है। एक आदमी जो आप समझ सकते हैं कि एक जो खाना पहुंचाने जाता है वो भी इस्तेमाल करता है, एक जो टैक्सी चलाता है वो भी इस्तेमाल करता है, एक मोटरसाइकिल चलाता है वो भी इस्तेमाल करता है, और एक जो है जो कारोबार करता है ऑनलाइन वो भी इस्तेमाल करता है। ये चीज़ें तो आपको सस्ती करनी चाहिए ताकि लोगों की पहुंच में आई है। अच्छा रिजवान साहब, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि आप जब असेंबल खुद करना यहाँ शुरू कर दिया था तो फिर ये तो सस्ती होनी चाहिए, तो ये आप वजह क्या समझते हैं? पहली चीज़ ये। दूसरा ये भी बताइएगा कि किस मोबाइल पे कितनी कीमतें बढ़ गई हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने पहले कहा कि आप जो है इम्पोर्ट कम करें, असेंबल करें, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं। अब फैक्ट्रियाँ लोगों ने लगाने शुरू करी तो आपने टैक्स बढ़ा दिया। ये कहाँ की इंसाफी है? मैं आपको बताऊँ, एक मोबाइल जो 25,000 का मोबाइल था या 30,000 का मोबाइल था, अभी वो तकरीबन कोई 38,000 का मोबाइल हो गया है। और एक आप समझ सकते हैं ये इसमें कोई 17 से 20% इजाफा हुआ है।
आप समझ सकते हैं। आप अभी उन्होंने कहा कि मोबाइल हमने लिया नहीं है, अब तो फैसल भाई लगता है कि आप तो आईफोन ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक आईफोन की ड्यूटी जो 37,000 अब जो है 37,000 में जिसकी आईफोन की ड्यूटी थी वो तकरीबन 80 से 85,000 में ड्यूटी हो गई है। एक नया सेलफोन आ जाएगा जी, एक नया सेलफोन आएगा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप जो है लोग जो है 5G की तरफ जाते हैं। ये स्मार्टफोन जो बड़े लेटेस्ट फोन है ये 5G सेट है। आप 5G सेट को जो आपको तो उसको अप करना चाहिए, उसकी क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए, उसकी प्राइस कम करनी चाहिए। आप जो है लोगों को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? कोई पूछने वाला नहीं, कुछ समझने वाला नहीं। दुनिया में जो है वो लोग जो है जो इस्तेमाल करते हैं 5G, उसकी प्राइस कम होते हैं, उसकी जो है ड्यूटियां कम होती है, उनको रिलीफ दिया जाता है। आप रिलीफ ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग जो है जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है आप उसी को दबाए जा रहे हैं। एक सरासर नाइंसाफी है। अच्छा सर, जो ये हाई प्राइसेस हैं इनका इन मोबाइल की सेल्स पर कितना असर पड़ा है? मैं आपको बता चलूं 80% जो है सेल खत्म हो गई है, सिर्फ 20% लोग सेल कर रहे हैं। ये कोविड का सिलसिला आया था, कोविड जब खत्म हुआ उसके बाद लोगों ने जो भी अपने जो मूड़ियाँ थी जो उनकी बेचारों की जमा पूंजी थी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा चलो कारोबार शुरू होगा, ये कोविड बेहतर होगा। अब तो आपने टैक्सेस ने लगा दिए तो वो तो कारोबार बंद करने की तरफ जा रहे हैं लोग। ये बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे बेरोजगार लोग होंगे। एक आदमी जब 20% जब काम करेगा, 20% उसको जो है कारोबार होगा, तो 80% क्या करेंगे लोग बेचारे? तो आप इसी तरह से क्राइम बढ़ रहा है। आप देखें किस तरह क्राइम बढ़ रहा है। आप क्राइम रोकने की बात नहीं करते, आप जो है आप टैक्सेस की बात करते हैं। क्यों हो रहा है क्राइम? ये टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लोगों का जो है महंगाई हो रही है, लोग परेशान हैं, तकलीफ हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई सोचता नहीं है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट को अपना पैसा चाहिए, 800 अरब या 1200 अरब रुपए इसी तरह करेंगे लोग। ये गवर्नमेंट जो है यही आवाम पे, ये बोझ आवाम पे आएगा, ये सारा बोझ आवाम पे आएगा। सरकार पे कोई बोझ नहीं आने वाला, ये आवाम पे आएगा और आवाम ही से जो है ये निचोड़ेंगे। और लोग जो है वो तो लोग भी बेचारे खामोश हो गए, लेकिन अब खामोश होने का वक्त नहीं है। लोग बहुत परेशान में हैं, तकलीफ में। लोग जब कारोबार खत्म हो जाएगा तो लोग सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे। ये समझने को तैयार नहीं है सरकार। तो रिजवान भाई सोचती नहीं है कि क्या करने जा रही है। इससे पहले कि इस नहज पे आए कि कारोबार बंद करना शुरू कर दें लोग अपना, आप ये बताइए कि आपकी कोई एसोसिएशन की बातचीत हुई है हुकूमत से कि ये जो टैक्स परसेंटेज है उसके साथ कुछ थोड़ा ऊपर नीचे मामला किए जाएं? देखिए, हमने पहले भी बात की, आपके तवज्जो से भी हम बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि जब पॉलिसी बनाए हमारे साथ बैठ जाए। हम तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं। आप उसमें जो है इतनी ज्यादती ना करें कि लोग कारोबार ही खत्म कर दें लोग। हम तो कहते हैं कि आप टैक्स लें और दे रहे। कराची पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची टैक्स देता है और देता रहेगा, लेकिन आप उसको फैसिलिटी तो करें। आप फैसिलिटी नहीं कर रहे हैं। आप सुनने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आते हैं, 4 घंटे बाद वापस चले जाते हैं। ये कोई बात है? आप कराची के अलावा ताजिरों को पूछे दो, कराची जो है आप इतना टैक्स देता है, उसके बावजूद ये हाल है। आप पूछने को तैयार नहीं है। आपके मिनिस्टर जो हैं वो जवाब देने को तैयार नहीं है। ये कोई बात है? आप लोगों ने लोगों को समझा ही नहीं कराची वालों को। कराची वाले बहुत तकलीफ में आ गए लोग, कारोबार बहुत परेशान में लोग, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान साहब इस वक्त में गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना है कि लोग इतने परेशान हैं। मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़रूरत की चीज़ है। तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं है बल्कि कराची के बाज़ारों में महंगाई की नई लहर भी आ चुकी है। आपने मुझसे पूछा आप मोबाइल ले सकता हूँ नहीं, आप टमाटर ले सकती हैं? अब बताएं हैं क्योंकि टमाटर और कुकिंग ऑयल जो है उनकी कीमतों ने भी अब ऊंचा उड़ना शुरू कर दिया, ऊंचा उड़ना शुरू कर दिया। और खरीदार कहते हैं कि हम गुजारा कैसे करेंगे। खुर्शीद आलम इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में महंगाई की नई लहर, बाजार आने वाले खरीदार हैरान भी हैं और परेशान भी। चंद रोज पहले तक जो टमाटर 40 रुपए फी किलो मिल रहे थे, मगर अब सरकारी फहरिस्त में इसकी कीमत 123 रुपए फी किलो हो गई है। जबकि बाजार में अब लाल टमाटर 150 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत तो 203 रुपए है, मगर शहरियों को ये भिंडी 280 से 300 रुपए फी किलो में मिल रही है। हर चीज़ महंगी है। निकलते कुछ हिसाब से पैसे लेकर हैं, लेकिन पहुंचते हैं तो वो कुछ ही ज़्यादा रेट होते हैं। हम जैसे टमाटर ही देख लें, पहले 40 रुपए था, अब जो है वो 140 150 मिल रहा है। गरीब ना जी सकता है ना मर सकता है। सब्जियों के साथ कुकिंग ऑयल और घी की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 380 रुपए से बढ़कर 440 से 470 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। मुनाफाखोर तो फाल हैं, मगर कीमतों को कंट्रोल करने वाले कहीं नजर नहीं आते। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एक और अहम मामला, जामे पेशावर में 2 तलबा तंजीमें
आमने सामने आई और अब हुआ ये कि फायरिंग का वाक़या पेश आया और आए रोज़ फायरिंग के इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। दीगर तलबा उनमें खौफ व हरास फैल चुका है। कल भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। अब इंतज़ामिया ऐसे में क्या कर रही है और जामियात में ये असलहा कैसे अंदर आ जाता है, तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ PRO पेशावर यूनिवर्सिटी मोहम्मद नौमान खान मौजूद हैं। नौमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले तो नौमान साहब ये बताइए कि कल ये जो वाक़या हुआ, किस तरह ये वाक़या पेश आ गया, क्या कुछ हुआ कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच समा TV। कल जो वाक़या पेश आया पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन उनका एक मेंबरशिप वो इन प्रोग्रेस था और मीनवाइल एक दूसरा ग्रुप आया जो कि जिसका ताल्लुक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ही से इन दोनों का हुआ। और उसके बाद जो है जो आने वाला ग्रुप था ओपन कर दी, उसने फायरिंग ओपन कर दी। सो उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस ने जो है उस फायरिंग जिस तालिब इल्म ने की थी उसको गिरफ़्तार कर दिया, अपनी हिरासत में उसको ले लिया। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने वाइस चांसलर साहब की हिदायत पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया हॉस्टल्स में, ताकि हॉस्टल में अगर कोई इस किस्म के कोई अनासर अवेलेबल हो तो उनको काउंटर किया जाए, उनको डिस्करेज किया जाए, ताकि जो पुरअमन माहौल जामिया पेशावर का है उसको नुकसान ना पहुँचे। अच्छा नौमान भाई, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और उस पर सवाल भी बनता है, डीवेपनाइजेशन। उससे पहले सवाल ये बनता है कि अंदर कैसे पहुँच गया असला। लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर हुए तो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। तो ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे अफसोसनाक वाक़े की जो गुज़िश्ता रोज़ पेशावर यूनिवर्सिटी में पेश आया और वहाँ के PRO नौमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नौमान साहब, यकीनन आपने ये तमाम तर वाक़या तो बता दिया किस तरह ये हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पहला वाक़या इस तरह का पेश नहीं आया जामिया में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब स्टूडेंट दाखिल हो रहा होता है एक यूनिवर्सिटी में तो वो कार्ड दिखाए बगैर दाखिल हो नहीं सकता, कार्ड दिखाए बगैर स्टूडेंट नहीं आ सकता। ये असला कहाँ से आ जाता है? जी, पेशावर यूनिवर्सिटी ग्रेटर कैंपस है, इसमें साथ में इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। ये 4-5 जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक ही बाउंड्री में हैं। सो ये स्टूडेंट प्रॉबेबली हमारा स्टूडेंट तो नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी का है। और चूँकि जामिया पेशावर बड़ी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर जो इस किस्म की एक्टिविटी होती है पॉलिटिकल, तो उसमें तमाम जो बाकी जामियात हैं उनके जो स्टूडेंट्स इसी सरगर्मी में जो होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, वो भी यहीं पर आके अपनी एक्टिविटी करते हैं। अब देखिए मसला ये कि चूँकि ऑफिशियली तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं इस पर तो पाबंदी है, बैन है। कल 9 फरवरी को तकरीबन इसके 37 साल पूरे होने हैं इसी बैन को, जो कि 1984 से ये आ रहा है। सो अब जो हमारी यूनिवर्सिटी है पेशावर यूनिवर्सिटी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है वो ये है कि आज भी मीटिंग है जामिया पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो जामियात हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिल बैठेंगी और उसके साथ साथ जो इन पॉलिटिकल जो यूनियंस हैं, फेडरेशन हैं, इनकी जो लीडरशिप है उनकी भी आज मीटिंग बुलाई गई है ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और क्योंकि ये आपस में इनका तसादुम होता है और इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात जो है वो रूनुमा हो जाते हैं। सो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि असले के साथ स्टूडेंट किस तरह से दाखिल होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रेटर कैंपस है और इसमें तो स्टूडेंट्स कभी इस तरह से आप को गुमान भी नहीं होता कि स्टूडेंट्स जो है वो किताब के बग़ैर इस किस्म की जो है ना वो असला वगैरह अपने साथ लाएंगे। कभी इस तरह से ये बहुत रेयर। सर ये बड़ी अजीब सी बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इसको काउंटर करने के लिए जी सर, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जामिया पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का ये वाक़या पेश आया। ठीक है, एक क्लास में जब आप होते हैं, बैजेस होते हैं, तल्ख कलामी हो जाती है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाए कि स्टूडेंट्स के पास असला निकल आए। सर इसका तो आपको मेजर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस असला रखने के लिए, इस तरह से लड़ने के लिए तो नहीं होती कि फायरिंग के वाक़यात पेश आने लगे। सर फिर क्या फ़र्क रह जाता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके तालीम हासिल करें? जी देखें,
इसी चीज़ के लिए असला और इस किस्म के जो हैं एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो टाइम टू टाइम किए जाएंगे। और जिस तरह से कल भी इस वाक़े के फ़ौरन बाद ऑपरेशन किया गया है। सो ज़ीरो टॉलरेंस है जामिया पेशावर का इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए। और ना सिर्फ इनकी जो प्रोविंशियल लेवल पे जो लीडरशिप है उनको कॉल किया गया है, बल्कि जो PTI गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं बड़े, तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। क्योंकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और ये तो पार्टी के इंटरनल जो इनके इशू है, तो ये तो ऊपर से ही उनको चाहिए कि वो इसको सॉल्व करें। एक्सटर्नल लेकियात में अगर इस तरीके से असलाबारी होती रही तो फिर सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से असला अंदर पहुंच जाता है। तो आज के शो से दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी कल। तो ऐसे ही देखते रहिए, फॉलो करते रहिए नया आदत।